गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज की थॉट ऑफ द डे, हार। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जैसे जैसे आप, हार का मतलब यह है फेलियर से है कि आप अगर फेल होते हो तो वो आपको बेहतर बनाने के लिए होती है। आपकी हार आपको हमेशा बेहतर बनाने के लिए होती है। तो हार से सबक लेना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए हमेशा। तो आज का टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। मलेरिया मलेरिया इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है मलेरिया। मलेरिया क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो मलेरिया में माल और दो वर्ड से मिलकर बना है मलेरिया, माल और एरिया। माल का मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है एयर। दो वर्ड से मिलकर बना है मलेरिया, माल और एरिया मतलब मलेरिया। तो माल मतलब होता है बेड, एयर मतलब बेड एयर है एक तरह से। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है विच इन्फेक्ट ए पर्सन बाय प्रोटोजोआ, जो कि इन्फेक्ट किससे करती है? जो इन्फेक्ट कर देती है प्रोटोजोआ से इन्फेक्ट करने वाली इन्फेक्शियस डिजीज है। मलेरिया इज कॉज बाय स्पीसीज बाय प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। कौन सी? इसका एजेंट क्या है, मतलब कारक क्या है इसका? जो है प्लाज्मोडियम, स्प्रेड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए मेंबर ऑफ क्लास प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम जो क्या है? प्रोटोजोआ का क्लास का है। तो इसके अंदर मलेरिया इज कोज बाय प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम इज ए मेंबर ऑफ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ क्लास का है। ये प्रोटोजोआ क्लास का है। तो इसके अंदर सबसे पहला प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सेकंड है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। चार टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवलाई। ये चार टाइप के जो हैं प्रोटोजोआ हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, वाइवेक्स, फाल्सीफेरम और ओवन। ये चार टाइप के होते हैं। उसके बाद में इसमें ये जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये फैलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पर्सन टू पर्सन बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। मॉस्किटो है, मच्छर है, मच्छर है। तो पर्सन टू पर्सन बाय फीमेल एनाफ्लीज मच्छर। फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर है, मॉस्किटो है, उसके द्वारा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कम्युनिटी फैलती है। तो ये मच्छर के द्वारा होती है और उस मच्छर का नाम है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल मादा एनाफ्लीज मच्छर है, उसके द्वारा ये फैलती है। द ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। ये जो इसकी ग्रोथ होती है, एक तो ह्यूमन बॉडी में होती है यानी मानव के शरीर में होती है, और मॉस्किटो में भी एक साइकिल चलता है। दो साइकिल चलते हैं, एक तो ह्यूमन बॉडी के अंदर साइकिल चलता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एसेक्सुअल साइकिल चलता है, और जो मच्छर होता है उसके अंदर सेक्सुअल साइकिल चलता है। तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर है, उसके अंदर साइकिल चलते हैं। तो देखो एसेक्सुअल साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इज कंप्लीटेड इन ह्यूमन। देखो एसेक्सुअल साइकिल होता है, ये दो साइकिल होते हैं। एसेक्सुअल साइकिल होता है जो क्या चलता है, प्लाज्मोडियम इज कंप्लीट इन ह्यूमन, और सेक्सुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन मॉस्किटो। जो सेक्सुअल साइकिल है वो मॉस्किटो के अंदर चलता है।
तो ये दो साइकिल होते हैं, जो एक तो साइकिल चलता है एसेक्सुअल साइकिल, वो तो ह्यूमन के अंदर चलता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर चलता है, और जो सेक्सुअल साइकिल है वो मॉस्किटो के अंदर चलता है। तो वो इस डायग्राम में बताता हूं मैं आपको। तो इस डायग्राम में देखो, ये जैसे स्पोरोजोइड्स ग्लैंड्स, स्पोरोजोइड्स ग्लैंड से स्पोरोजोइड्स इन सलाइवरी ग्लैंड, ये मॉस्किटो है, ये जो है मॉस्किटो मच्छर, इसके द्वारा ये स्पोरोजोइड्स सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ये जब ह्यूमन को बाइट करता है, तो ये जो लीवर है, ये लीवर है, इसकी हेपेटिक जो स्क्विजोनॉइड है, हेपेटिक सेल को और ये पेरेन्काइमल सेल को अफेक्ट करता है। उसके द्वारा ये लीवर में जो आरबीसी है, आरबीसी बनती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये क्या करता है, हेपेटिक स्क्विजोनॉइड्स से पेरेन्काइमल सेल में जाता है और वहाँ से आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद में ये क्या करता है, रिंग स्टेज में, ये आरबीसी के अंदर देखो रिंग स्टेज में रहता है, फिर ये ट्रोपोजोइड्स बनाता है, ट्रोपोजोइड्स के बाद में सीजोजोइड्स बनाता है, सीजोजोइड्स के बाद में इरिथ्रोसाइटिक स्टेज आती है। इरिथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब हो गया आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। आरबीसी का बनना क्या है, इरिथ्रोसाइटोसिस कहलाता है ना। तो वो क्या करता है, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, आरबीसी क्या खत्म होने लग जाती है। उसके बाद में गेमेटोसाइट्स बनते हैं, गेमेटोसाइट्स बनते हैं, और वो क्या है, मॉस्किटो को ये अगर फिर बाइट करता है इस इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये मॉस्किटो में चला जाता है, और मॉस्किटो से फिर वो क्या होते हैं, जाइगोट, जिनगट्स, और फिर ओकिनेट्स बनाते हैं, फिर ओस्टाइटिस हीमोलिम्फ बनाता है, और फिर ये दूसरे मॉस्किटो में जा सकता है। इसीलिए ये एक साइकिल चलता है। तो क्या एसेक्सुअल साइकिल तो चलता है इसके अंदर, है ना। और ये एक मच्छर से दूसरे मच्छर में जब सेक्सुअल क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो फिर ये मच्छर से मच्छर में ट्रांसफर कर जाते हैं। तो यह सेक्सुअल साइकिल तो चलता है ह्यूमन में, और सेक्सुअल साइकिल चलता है मॉस्किटो के अंदर, ये दो चलते हैं। मच्छर के काटने पे कुछ स्पोरोजोइड्स, देखो मच्छर के काटने पे स्पोरोजोइड्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मानव रक्त जो मनुष्य का ब्लड होता है उसके द्वारा कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। स्पोरोजोइड्स जो है लीवर तक पहुँच जाते हैं, ये है लीवर है, यहाँ लीवर तक पहुँच जाएंगे। लीवर में पहुँचने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, लीवर की जो पेरेन्काइमल सेल है, ये जो लीवर की जो पेरेन्काइमल सेल होती है उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। ये स्पोरोजोइड्स पहले लीवर में जाते हैं, और फिर पेरेन्काइमल सेल है उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। फिर वो 8 दिन तक वो क्या करते हैं, 8 दिन तक क्या करते हैं, 8 दिन तक फिर सीजोनॉइड्स में डेवलप हो जाते हैं। सीजोनॉइड्स जो बनाते हैं, ये 8 दिन का ये जो साइकिल है बीच का, इसमें कितने दिन लग जाते हैं, 8 दिन लग जाते हैं इसमें। ये जो साइकिल है इसके अंदर 8 दिन लगते हैं टोटल, और ये क्या करते हैं, सीजोनॉइड्स बना देते हैं। सीजोनॉइड्स बना के जो करते हैं, उसके बाद में इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ये स्टेज डेवलप होती है, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज डेवलप होती है। इस स्टेज में क्या होते हैं, आरबीसी के साइटोप्लाज्मा का भक्षण होता है, मतलब आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है। आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद में इसमें क्या होता है, इस इरिथ्रोसाइटिक स्टेज का दौरा होता है, वापस दोबारा होता है। इसी के साथ नियमित मलेरिया बुखार के लक्षण आते हैं, और इसी से क्या हो जाते हैं, ये जब स्टेज चलती है तभी जो है मलेरिया के जो सिम्टम है वो नजर आने लग जाएंगे। ये तो होती है एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल चलते हैं। उसी के बाद में सेक्सुअल साइकिल चलता है। इसमें क्या, गेमेटोसाइट्स जिंदा हो जाते हैं, ये मैंने बताया था, एक गेमेटोसाइट्स है, ये क्या होते हैं, गेमेटोसाइट्स जो है वो जिंदा हो जाते हैं। गेमेटोसाइट के जिंदा होने पर एसेक्सुअल साइकिल पैरासाइट्स नष्ट हो जाता है, और ये मेल से फीमेल में विकसित होता है। ये जो मेल मॉस्किटो है वो मेल मॉस्किटो से फीमेल मॉस्किटो में विकसित होता है, फीमेल मॉस्किटो में विकसित होता है। और इसके अंदर भी 7 से 14 दिन लगते हैं, 7 से 14 दिन लगते हैं इसके अंदर।
इस तरह से ये एक साइकिल मेल है ना, एसेक्सुअल साइकिल क्या चलता है, ह्यूमन बॉडी में चलता है, और सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो में अंदर चलता है। मलेरिया स्प्रेड मोर इन वेट प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब क्या आता है, मलेरिया क्या है, सबसे ज्यादा किस सीजन में फैलता है, रेनी सीजन, बारिश की सीजन होती है ना, बारिश की सीजन के अंदर ज्यादा होते हैं ना मलेरिया, मच्छर ज्यादा विकसित होते हैं जब रेनी सीजन होती है। वेयर देयर इज वाटर लॉगिंग, मतलब जहाँ पे पानी, गंदा पानी वगैरह इकट्ठा है वहाँ पे ज्यादा होते हैं। बिकॉज द प्लेस ऑफ द सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और ये जो एरिया है जो कीचड़ वगैरह रहता है, पानी वगैरह रहता है, वो फीमेल जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटोज जो मच्छर रहते हैं एनाफिलीज मच्छर, उनके लिए सूटेबल रहता है वो, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा विकसित होते हैं। उसके बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 40 दिन होता है। मतलब जब ये बॉडी के अंदर इंटर करता है और इंटर करने के बाद में फर्स्ट साइन सिम्टम नजर आते हैं, उसमें कम से कम 18 से 40 दिन लग जाते हैं। उसके बाद में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका जो है वो 15 से 18 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। प्लाज्मोडियम ओलाई का है 13 से 18 दिन, और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरस का है 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इन दिस स्टेज प्लाज्मोडियम इंक्रीज नंबर थ्रू एसेक्सुअल साइकिल बाय रीचिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इस स्टेज में क्या होता है, प्लाज्मोडियम इंक्रीज द नंबर ऑफ एसेक्सुअल साइकिल रीचिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब क्या सिम्टम्स नजर आएंगे मलेरिया के अंदर, सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे, तो मलेरिया के अंदर जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर सबसे पहले सेंट्रल के अंदर हेडेक हो सकता है पेशेंट को। सिस्टमेटिक में क्या होगा, अगर मलेरिया हो गया तो फीवर आएगा, और मस्कुलर में फैटिक और पेन होगा, मसल्स पेन हो सकता है, फैटिक थकान हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, स्टोमक में नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। स्प्लीन की क्या आ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी, जो स्प्लीन है ना, स्प्लीन की साइज बड़ी हो जाती है। लीवर की साइज बढ़ जाती है, ये लीवर है इसकी भी साइज बढ़ जाती है, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, लीवर की साइज बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी के अंदर ड्राई कफ आ सकता है, स्किन के अंदर चिल्स और स्वेटिंग हो सकती है, पसीना वगैरह आ सकता है। ये कुछ सिम्टम्स ह्यूमन के अंदर नजर आते हैं जब मलेरिया हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 स्टेज है, हॉट, एक स्टेज आती है कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। मलेरिया के अंदर तीन स्टेज होती है ना, मलेरिया के अंदर 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। तो देखो सेकंड स्टेज है जो वो फीवर की हॉट स्टेज बोलते हैं, थर्ड स्टेज है स्वेटिंग स्टेज, है ना, 3 स्टेज होती है। इन दिस डिजीज दिस साइकिल इज रिपीटेड एज इंटरवल ऑफ 48 से 72 घंटे में ये साइकिल क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो कोल्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, इट्स ड्यूरेशन इज 30 to 50 मिनट। इस जो कोल्ड स्टेज है, इसकी जो हॉट स्टेज कोल्ड स्टेज की जो टाइम रहता है, इसका ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 30 मिनट से 50 मिनट के करीब रहता है। इन दिस द पर्सन सडनली फील इज सीवियर कोल्ड एंड शिवरिंग, उसको क्या हो जाएगी, कोल्ड स्टेज के अंदर पेशेंट को सर्दी लगना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, है ना, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीवर कोल्ड विथ शिवरिंग, द पर्सन फील कोल्ड इवन आफ्टर गिविंग ब्लैंकेट, और उसको क्या ब्लैंकेट देने के बाद में भी उसे क्या लगेगी, सर्दी लगेगी, है ना। द पर्सन कोल्ड इवन आफ्टर गिविंग ब्लैंकेट कोल्ड्स etc, अगर ब्लैंकेट चादर वगैरह कोई भी देंगे, रजाई वगैरह, तो भी पेशेंट को क्या सर्दी लगेगी, एक चादर और उड़ा दो ऐसे बोलेगा पेशेंट। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द चिल्स ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर द ग्रेजुअली इंक्रीज, जैसे जैसे वो चिल्स कम होगा और जैसे जैसे चिल्स कम होगा उसके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को, क्योंकि बुखार आना जाएगा। तो ये बुखार आने जैसे ही स्टार्ट होगा तो कौन सी स्टेज शुरू होने लग जाएगी, हॉट स्टेज शुरू होने लग जाएगी। पहले पेशेंट को सर्दी लगती है, चिल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर पेशेंट को क्या दे सकते हैं आप, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, इसके अंदर आपको पेशेंट को सर्दी लगती है तो हॉट वाटर बैग दे सकते हो, ब्लैंकेट दे सकते हो, उसे पेशेंट को गर्म करने की कोशिश करनी है। लेकिन जैसे ही पेशेंट की फीवर स्टार्ट हो जाता है, फीवर की स्टेज आ जाती है, हॉट स्टेज आ जाती है, तो ब्लैंकेट हटा देनी है और
जो आपने हॉट वाटर बैग दिया था, है ना, गर्म पानी का बैग दिया था, वो हटा देना है, क्योंकि फीवर पेशेंट वापस गर्म होने लग गया है, फीवर आने लग गया है, तो वो जो दिया था आपने बंद कर देना, वो हटा देना है। अब हॉट स्टेज के अंदर दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स, ये 2 से 4 आवर्स की होती है। इन दिस द फीवर ग्रेजुअली राइज अप टू 105 डिग्री, है ना, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अंदर जो फीवर है वो 105 डिग्री तक चला जाता है। ह्यूमन के अंदर इसके अंदर जो फीवर है वो कहाँ तक चला जाता है, 105 डिग्री तक चला जाता है। द पेशेंट स्टॉप फीलिंग कोल्ड, और इसके अंदर जो पेशेंट को सर्दी लग रही थी वो अब वो फीलिंग कम हो जाती है, बंद हो जाती है। एट द एंड ऑफ द स्टेज द फीवर स्टार्ट डिक्रीज स्लोली एंड स्वेटिंग स्टार्ट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस स्टेज के एंड के अंदर क्या हो जाएगा, फीवर जो है, जो फीवर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, और स्वेटिंग स्टार्ट, जो स्वेटिंग स्टेज है वो स्टार्ट होने जाएगी, मतलब आप पसीना स्टार्ट हो जाएगा। अब पेशेंट को सबसे पहले सर्दी लगी थी, आपने सर्दी में क्या किया, उसको हॉट वाटर बैग दिया, कंबल उड़ाई, उसके बाद में पेशेंट गर्मी लगने लगी तो उसके फीवर हो गया 105 डिग्री, और ये 2 से 4 घंटे की होती है। इसके अंदर पेशेंट को क्या किया आपने, फीवर कम हुआ, जैसे जैसे फीवर कम हुआ तो फिर क्या होगा, स्वेटिंग, पसीना स्टार्ट हो गया, और ये थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गई। थर्ड स्टेज क्या है, स्वेटिंग स्टेज। और इसके अंदर क्या करते हैं, अब इसके अंदर इस पेशेंट को वहाँ अब स्वेटिंग हो गई, पसीना पसीना हो गया, तो पेशेंट के कपड़े अगर खराब गीले हो गए हैं तो वो चेंज करना चाहिए स्टेज में। इन दिस स्टेज द पेशेंट स्वेट क्या है, प्रोफेसली द फीवर ग्रेजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल। इसके अंदर क्या है, जो पेशेंट का फीवर है वो नॉर्मल आ जाएगा, पहले 105 डिग्री हो गया था ना, अब वो नॉर्मल आ जाएगा। तो नॉर्मल आ गया तो टेम्परेचर, फीवर ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल एंड पेशेंट फील वेल, और इसके अंदर पेशेंट अच्छा फील करेगा। दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 3 आवर्स। ये भी स्टेज कितनी होती है, 2 से 3 घंटे की होती है। तो ये 3 स्टेज है, सबसे पहले कोल्ड स्टेज, फिर हॉट स्टेज, फिर स्वेटिंग स्टेज। अब स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को फीवर आया तो पसीना पसीना हो गया तो उसके कपड़े चेंज करवाने चाहिए, और बेडशीट वगैरह खराब हो गई है, गीली हो गई है पसीने से, तो वो चेंज करनी चाहिए। ये 3 स्टेज है, जो ये तीनों स्टेज किस में चलती है, मलेरिया के अंदर चलती है। अब अदर सिम्टम्स जैसे वो डायग्राम में मैंने बताए थे अभी, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, एनोरेक्सिया बोलते हैं, जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। एनीमिया हो सकता है पेशेंट को आरबीसी कम होने की वजह से, और हेडेक हो सकता है, सर दर्द। डायग्नोसिस क्या करोगे, अब है कैसे पता लगाओगे। इसके अंदर एक आता है मलेरिया स्लाइड टेस्ट। मलेरिया स्लाइड टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ब्लड से जो टेस्ट लेते हैं, उस स्लाइड के ऊपर ब्लड को ऐसे डाल के और स्प्रेड कर देते हैं ऐसे। उसके अंदर फिर माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है मलेरिया स्लाइड टेस्ट। मलेरिया स्लाइड टेस्ट के अंदर उसके बाद में है नेक्स्ट ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट। ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट, तो ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट में ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट में देखते हैं अपन सीबीसी। सबसे पहले सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। अब इसके अंदर मेनली देखा जाता है डब्ल्यूबीसी में भी ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इनकी संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स की जो संख्या है वो बढ़ी हुई मिलेगी। उसके बाद में मलेरिया कार्ड टेस्ट कर सकते हैं। एक कार्ड टेस्ट होता है ऐसे, उसके अंदर 2 लाइन आती है और यहाँ पे ब्लड डाला जाता है। तो ब्लड यहाँ पे एक कार्ड में ब्लड डाला जाएगा, तो यहाँ पे 2 लाइन आएगी तो मतलब पॉजिटिव है, सिंगल लाइन आई तो मतलब नेगेटिव। अगर सिंगल लाइन एक ही लाइन आती है तो वो नेगेटिव आता है ना, और अगर डबल लाइन आती है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। तो वो मलेरिया कार्ड टेस्ट होता है। उसके बाद में इसमें डायग्नोसिस करने के लिए आप एलएफटी कर सकते हो, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हो। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट में भी एसजीओटीपीटी देखते हैं। इनकी संख्या क्या, एसजीओटीपीटी की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ
SGOT इंक्रीज हो जाएगी। लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करते हैं ब्लड में से, तो उससे दवा पता लगा सकते हैं। उसके बाद में USG सोनोग्राफी कर सकते हैं। USG के अंदर क्या देखने को मिलेगा, USG के अंदर लीवर जो है, लीवर की साइज बढ़ जाएगी, है ना, लीवर की साइज बड़ी हुई देखने को मिलेगी, या स्प्लीन की साइज बड़ी हुई देखने को मिलेगी। स्प्लीन है उसकी साइज क्या होगी, बड़ी हुई देखने को मिलेगी। लीवर और स्प्लीन की साइज बड़ी हुई देखने को मिलेगी। अगर सोनोग्राफी करेंगे तो इन दोनों की साइज बड़ी हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अगर मलेरिया को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में सीवियर एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, आरबीसी को खत्म करता है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट का अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा और पेशेंट में खून की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, है ना, ब्लड की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, अगर ब्लड कम हो रहा है तो ब्लड कम हो रहा है तो सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ये शॉक हो सकता है। उसके बाद में हेपेटोमेगली, हेपेटोमेगली किसे कहते हैं, जब लीवर की साइज बड़ी हो जाती है तो उसे कहते हैं हेपेटोमेगली। लीवर की साइज बड़ी हो जाती है ना, साइज बड़ी हो जाती है तो उसे कहते हैं हेपेटोमेगली। उसके बाद में इंक्रीज इन साइज ऑफ स्पिन, हाँ इसको कहते हैं स्प्लेनोमेगली, किसी स्प्लीन की साइज बड़ी हो जाती है। स्प्लेनोमेगली किसे कहते हैं, द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द स्प्लीन, इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्प्लीन, उसको कहते हैं स्प्लेनोमेगली, स्प्लीन की साइज अगर बड़ी हो जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन या स्प्लीन की साइज बड़ी हो जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लेनोमेगली। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो पल्मोनरी एडिमा कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, इसके अंदर मैंने बताया था सीवियर मलेरिया कैन बी कॉज कॉम्प्लिकेशन विद द ओवर ऑफ डेज सिम्टम्स। सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया, जब मलेरिया सीवियर होने लगता है तो देखो ब्रेन में बताया सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने लग जाता है। सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल होगा, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर और किडनी फेल हो सकती है। ये अगर आपने मलेरिया को ट्रीट नहीं किया टाइम पे तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। सेरिब्रल मलेरिया क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया, दिस मलेरिया कैन कॉज बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का टाइप का था उसकी वजह से ये मलेरिया होता है, सेरिब्रल मलेरिया होता है। दिस मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से सेरिब्रल मलेरिया होता है। इन दिस द पेशेंट गेट सीजर्स, उसके अंदर पेशेंट के क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, सीजर, सीजर मतलब दौरे आ सकते हैं। इन दिस द फिटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट रीच द स्टेज इज कोमा, और ये क्या है, इसके इस स्टेज में पेशेंट क्या है, कोमा में जा सकता है, फेटल कंडीशन हो सकती है, ये बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है ड्यू टू इन्फेक्शन द प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। आरबीसी, रेड ब्लड सेल इज disintegrated very rapidly due to which of malaria caused by plasmodium falciparum is also called pernicious anemia। और आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के कारण, मैंने बताया था ये क्या कर देता है, ये मलेरिया क्या कर देता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है, आरबीसी टूटने लग जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के कारण पर्नीशियस मलेरिया भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो है एनीमिया कर देता है, पेशेंट में क्या कर देगा, एनीमिया कर देगा। तो पर्नीशियस एनीमिया होता है ना, तो वो इसलिए इसको पर्नीशियस मलेरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, ट्रीटमेंट के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को अगर हॉट कोल्ड और वो वाली स्टेज है, अगर पेशेंट को कोल्ड स्टेज में है, पेशेंट कोल्ड स्टेज में है तो पेशेंट को क्या देना चाहिए, पेशेंट को कोल्ड स्टेज में ब्लैंकेट वगैरह देनी चाहिए, ब्लैंकेट देनी चाहिए और ब्लैंकेट दे सकते हैं। उसके बाद में हॉट वाटर बैग दे सकते हैं, वहाँ पे हॉट वाटर बैग, गर्म पानी का बैग दे सकते हैं। ये तो हो गए कोल्ड स्टेज के अंदर, है ना, कंबल दे सकते हैं और हॉट वाटर बैग दे सकते हैं। अगर यही हॉट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, हॉट स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे पेशेंट को फीवर आ गया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहाँ पे एंटीपायरेटिक टेबलेट जो पेसियम वगैरह दे सकते हैं, पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं, है ना। और पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अगर हॉट स्टेज आ गई तो यहाँ पे कोल्ड स्पंज कर सकते हैं, कोल्ड वाटर
है ना, कोल्ड स्पंज कर सकते हैं, और हॉट वाटर बैग की जगह यहाँ कोल्ड वाटर बैग दे सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो पेशेंट का जैसे ही टेम्परेचर कम होगा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पेशेंट के क्या करने चाहिए, प्रॉपर पोजीशन देनी चाहिए, कपड़े चेंज करने चाहिए, बेडशीट चेंज करनी चाहिए। ये तो हो गया स्टेज वाइज ट्रीटमेंट। उसके बाद में एंटी मलेरियल ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, ये ट्रीटमेंट है। एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर सबसे पहले आती है क्विनाइन सल्फेट, ये सबसे पहले टेबलेट है। क्विनाइन सल्फेट जो है वो देते हैं, क्विनाइन सल्फेट, फिर क्लोरोक्विन देते हैं। क्विनाइन सल्फेट और क्लोरोक्विन आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, ये मलेरिया के अंदर ट्रीटमेंट देती है, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है। और एडिशनली डाईहाइड्रो आर्टिमिसंस एक और आता है, इंजेक्शन के रूप में आता है, डाईहाइड्रो आर्टिमिसंस दे सकते हैं पेशेंट को, एंटी मलेरिया ड्रग्स के अलावा डाईहाइड्रो आर्टिमिसंस। उसके बाद में पिप्राक्विन आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन, पिप्राक्विन भी एंटी मलेरिया ड्रग्स है, ये भी दे सकते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया पेशेंट, अगर सीवियर मलेरिया पेशेंट को हो गया है तो आर्टिसुनेट देते हैं, इंजेक्शन के रूप में आर्टिसुनेट दिया जाता है। आर्टिसुनेट इज इंजेक्टेड थ्रू आईवी और क्यूनाइन इज इंजेक्टेड थ्रू आईएम रूट, और जो क्यूनाइन वगैरह है वो आईएम के द्वारा दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और ये जो आर्टिसुनेट है वो आईवी दिया जाता है। ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये ड्रग्स मलेरिया के लिए यूज में रहते हैं, जैसे डेप्सोन और होलोपेंट्राइन, डेप्सोन और होलोपेंट्राइन, मलेरियो और टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ ड्रग्स है ये देते हैं। उसके बाद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे पेशेंट के सिम्टम है, जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, और फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे, है ना। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को कम करती है, एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम करती है, एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम करती है। और ये जो दर्द को कम करती है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, ब्लड टेस्ट ऑफ द पेशेंट शुड बी अरेंज इमीडिएटली, तो पेशेंट का जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट क्या करोगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। तो इन केस ऑफ फीवर द पेशेंट शुड बी गिवन कंप्लीट रेस्ट, और पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है तो उसे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोलेंगे, कंप्लीट रेस्ट देंगे उसे पेशेंट को। इन केस ऑफ ट्रिम्बलिंग ऑफ द थिंग ब्लैंकेट शुड बी कवर ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट को कोल्ड स्टेज में है, सर्दी लग रही है तो उस टाइम ब्लैंकेट वगैरह देंगे। कोल्ड स्पंजिंग शुड बी डन टू रिड्यूस फीवर, और फीवर को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है ना। फीवर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। आफ्टर द स्वेटिंग स्टेज इज कवर द क्लॉथ विद शुड बी चेंज, जो कपड़े अगर स्वेटिंग स्टेज है तो उसके अंदर क्या करने चाहिए, कपड़े वगैरह चेंज करने चाहिए, वो पहले बता चुका हूँ मैं। अगर कपड़े उसके गीले हो गए हैं पसीने की वजह से तो उसे चेंज कर देना चाहिए। बॉडी शुड बी वाइप विद द क्लीन टॉवल, अगर पसीने से ज़्यादा पसीने से हो गया तो क्लीन टॉवल से उसकी बॉडी को वाइप कर सकते हैं, यानी स्पंजिंग कर सकते हैं। ड्रग्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट ऑन द टाइम, और नर्स को ध्यान रखना है टाइम पे उसकी टैबलेट वगैरह ड्रग्स वगैरह देनी है टाइम टू टाइम। द ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर ऑफ ईच स्टेज ऑफ द फीवर शुड बी रिकॉर्डेड, और इस मलेरिया के दौरान जब भी वो जो टेम्परेचर वगैरह है वो टाइम पे रिकॉर्ड करना है कि कितना टेम्परेचर इस टाइम हुआ था, कितना टेम्परेचर वगैरह, ड्यूरेशन कितने टाइम तक हुआ था, उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, टेम्परेचर कितना था, कितना फ़ारेनहाइट था, मतलब 105 डिग्री था कि 103 डिग्री था, वो सब लिखना है, रिकॉर्ड करना है। पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर शुड बी एजुकेट अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, और पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को भी एजुकेट करना है मलेरिया से प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए, है ना। मॉस्किटो नेट लगानी है, ये सब एडवाइस करनी है। प्रिवेंटिव मेजर क्या करना है, क्या ध्यान में रखना चाहिए, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड द हाउस ओलेकेटेड, मतलब वाटर कहाँ पे कलेक्शन नहीं होना चाहिए, घर के आसपास में क्या होना चाहिए, वाटर का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर गंदा पानी वगैरह इकट्ठा होगा तो वहाँ मलेरिया होने के ज़्यादा चांस है ना, तो इसलिए घर के आसपास में पानी का कलेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद में
यहाँ पे ये जो वर्ड है वो नाली है, नाली का कलेक्शन है ना, जो नालियाँ वगैरह होती है वहाँ पे अगर कलेक्शन हो गया, ड्रेन्स हो गया, मतलब गंदा पानी वगैरह इकट्ठा हो गया, तो वहाँ पे सूटेबल मॉस्किटो के एग वगैरह रहते हैं। वहाँ पे क्या होंगे, मॉस्किटो के एग वगैरह वो डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे लार्वा इकट्ठा हो सकता है। गंदा पानी जो हो गया है ना, नाली का पानी, कचरा वगैरह, वहाँ पे क्या हो गए, गड्ढे वगैरह हो गए, तो वहाँ जगह पे क्या है, मच्छरों के अंडे और लार्वा पनपते हैं, वहाँ पे ये पनपते हैं। तो उसके कारण वहाँ पे क्या करना चाहिए, केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए, केरोसिन डालना चाहिए। केरोसिन से लार्वा वगैरह जो खत्म हो जाती है, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। पाउडर शुड बी श्रिंक एट दिस प्लेस, और ऐसे प्लेस पे क्या केरोसिन वगैरह, डीडीटी वगैरह डालना चाहिए। मेजर टू बी टेकन प्रिवेंट ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द हाउस एंड अकोमोडेशन ऑफ द रेन वाटर, और जो घरों में जो बारिश का पानी एकत्र होने के उपाय करने चाहिए। जो बारिश का पानी है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, टैंक बनाना चाहिए, है ना। घर में आजकल तो क्या करने लग गए कि जो रेन का वाटर आता है, बारिश का पानी आता है, वो अपने कलेक्शन करते हैं टैंक के अंदर। वैसा कलेक्शन होना चाहिए। अगर खुले में छोड़ेंगे तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा चांस है क्या, मच्छर पनपने का। उसके बाद में जो लार्वासाइडल होते हैं, जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको मारने के लिए एक फिश है, लार्वासाइडल फिश, ये जिसको गुमेसिया फिश बोलते हैं, उसका यूज करना चाहिए। वो क्या है, मच्छर के जो लार्वा है उनको, एग है, उनको खा जाती है, तो उसके कारण क्या रहेंगे, ये स्प्रेड होने के कम चांस रहेंगे। लार्ज पाउंड पिट्स यूजिंग द मॉस्किटो, ये कहाँ पे यूज करना चाहिए, जहाँ पे लार्ज पाउंड है, पिट्स वगैरह, तालाब वगैरह है, वहाँ पे यूज करने चाहिए। बड़े तालाब, गड्ढों के अंदर जो लार्वासाइडल फिश होती है उसका यूज करना चाहिए, जिसके कारण स्प्रेड नहीं हो गए। और यूजिंग द मॉस्किटो नेट, ना, मच्छरदानी का यूज करना चाहिए सोते समय। यूजिंग ए मॉस्किटो नेट वाइल स्लीपिंग कैन बी हेल्पफुल टू प्रिवेंशन, है, जो सोते समय अगर मॉस्किटो नेट वगैरह का यूज करेंगे तो मच्छर से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको मॉस्किटो नेट लगानी चाहिए, और जो मॉस्किटो को मारने के लिए जो आजकल कोयल वगैरह है उसका यूज़ कर सकते हैं, ओडोमॉस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, डीडीटी का छिड़काव कर सकते हैं, गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, और वहाँ पे डीडीटी का छिड़काव करके मच्छरों को मार सकते हैं। और एक फिश आती है गुमेसिया नाम की, जो मच्छरों के लार्वा को, जो अंडे को खा जाती है, तो उसका यूज भी तालाब वगैरह में कर सकते हैं, तो उसके कारण भी हो सकते हैं, मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।